उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा अगर हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज चलते चलते हम जिस शख्सियत के पास पहुँचे हैं वो भी सियासत में जिंदा दिली के मिसाल हैं। वैसे तो मिजाज से शायर हैं, जेहन से जवान हैं, सियासत में है लेकिन पेशा सियासत नहीं है। हंसने हंसाने, खाने खिलाने और बोलने बतियाने के शौकीन हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी वित्त के। यूपी को बीमारू राज्य से सरप्लस राज्य में लाने वाले में अहम किरदार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर पहला सवाल तो यही है, जो शायर मिजाज के लोग होते हैं ना जी। वो हिसाब किताब में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अल्फाजों का आशिक कैसे ये जोड़ घटाने का माहिर हो गया? देखिए, हमको तो जो भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पार्टी नेतृत्व में दी है उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरे मनोयोग से निभाने का एक मनस्थिति पहले से ही बनी हुई। और राजनीति में जब से आया तब से कोशिश यही की कि जनहित में पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम किया जाए। बिल्कुल सर। सर साल 2027 में चुनाव है जी, और अभी से उसको लेकर माहौल बनने लगा है। आप तो यूपी के वित्त मंत्री है भी लंबे समय से, हिसाब किताब में माहिर आदमी है। क्या लग रहा है 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार 27 में? निश्चित रूप से जो माहौल दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन अपने आप में कंफ्यूज्ड है, हमेशा कंट्राडिक्टरी बात करते हैं और एक भी उनके पास विषय ऐसा नहीं है जिसको जनता पसंद करती है। क्योंकि गुड गवर्नेंस का नारा अगर योगी सरकार ने दिया है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम कहा है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन कहा है, तो इसको साबित भी किया। ये अपने आप में, तो इसीलिए 37 साल के बाद योगी 2 सरकार दोबारा आई। ये जो अगला सवाल मैं कर रहा हूँ इसको आप एक वित्त मंत्री के तौर पर इसका जवाब मत दीजिएगा, ना ही एक कद्दावर नेता के तौर पर। आप एक छात्र नेता के तौर पे ये जवाब मुझे चाहिए कि क्या हिंदुस्तान की सियासत से जातियों की सियासत नहीं खत्म हो सकती क्या? देखिए, प्रारंभ से जो हमारे यहाँ सिनेरियो रहा अतीत में, उसको विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। और तभी अंबेडकर जी ने संविधान में यह क्लास डाला कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत ही लोगों को आरक्षण दिया गया। तो जो अतीत में जो परिस्थिति रही, जो लोग किसी न किसी रूप में असेवित रहे या उनको बराबरी का मौका नहीं मिल पाया, उनको अवसर नहीं मिला, ये अपने आप में उसकी बहुत बड़ी वजह है। और ये सही है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति पर ये काफ़ी कुछ हावी है, और प्रदेश की राजनीति में भी इसको ज़रूर दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरिट के ऊपर डिसीजन हो, ये योगी सरकार ने शुरू किया, और हर स्तर पर मेरिट ज़रूर देखी जाए। कहीं पर भी देखिए आप, ज्येष्ठता भी और श्रेष्ठता भी, उसका ध्यान रखा गया है। और इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, वो इस सरकार को पसंद करता है कि ये सरकार बनी रहे। क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर डिसीजन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें गौर हो जाएंगी। क्योंकि न्याय के आगे सारे रिश्ते बेईमानी होते हैं। तो हर स्तर पर न्याय को देने का काम योगी जी ने किया है, और ये पूरे मंत्रिमंडल की यही सोच है। आपने कहा इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग हैं वो इस सरकार को पसंद करते हैं। हालांकि इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों में ही एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है। यूपी में SIR को लेकर अखिलेश यादव बड़े मुखर है, लगातार उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी कई बार बता चुका है कि अखिलेश यादव के जो बयान है वो भ्रम है। आपको नहीं लगता कि ये जैसे साल 2024 में संविधान को नैरेटिव बनाया गया, वैसे ही अब SIR को नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये अफवाह फैलाने में माहिर है, गलत बयानी करने में भी। उसकी वजह यह है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा उनका कंसेप्शन बहुत क्लियर नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।
अपने आप एक ही स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो जो शुरू का वर्जन हो आखिर में जो वर्जन देते हैं पता चला उसका कंट्राडिक्टरी है। SIR एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि बरसों से कभी इस तरीके से गहन परीक्षण हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। 2003 में वोट तो बने, वोट बनने का मौका तो लोगों को मिलता था, बनवाने का मौका मिलता था, लेकिन इस तरीके से वोट पूरी तरीके से वोटर लिस्ट रिवाइज हो, पूरी तरीके से जो सही वोट मतदाता हों उनको स्थान मिले, जो घुसपैठिए हों या जिनका कई कई जगह से वोट बना हो उन लोगों को हटाया जाए। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, नियत और मंशा बिल्कुल सही है और उसी नियत और मंशा के साथ काम भी हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जब वो पूरी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे तो वो स्वयं रियलाइज़ करेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जगह पर सही है। आप SIR को कैसे देख रहे हैं? अगर सियासी तौर पर इसका आकलन किया जाए तो जो वोटर लिस्ट से नामों की छटनी हो रही है इससे किसका नुकसान होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर तमाम तरीके के जो लोग पात्र हैं हाँ उनको कभी छटनी के लिए नहीं कहा गया, न किया जा रहा है। जो लोग वास्तव में 6 महीने से ज़्यादा एक स्थान पर रहते हैं, 18 साल की उम्र है, जो अर्हता पूरी करते हैं, उन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम उनका है और रहेगा। ये चुनाव आयोग का ही नज़रिया है, चुनाव आयोग ने यही व्यवस्था बनाई, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाए इसका कोई ज़्यादा असर भी नहीं है, क्योंकि ये काम तो चल ही रहा है इतने दिनों से। बिल्कुल। देश का बजट आ चुका है सर, जो 5 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब यूपी का भी बजट आने वाला है, इसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस लिहाज से? देखिए, देश का बजट ने हमेशा उत्तर प्रदेश को मोदी सरकार ने हमेशा सपोर्ट किया है। वैसे भी उनका नज़रिया सबका साथ सबका विकास वाला रहा है और हर तरह से उन्होंने ये कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये प्रदेश भी खुशहाल रहे। और आप देखिए कि 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा डिफेंस पर उन्होंने 15% खर्च करने की बात बढ़ाई भी है। बिल्कुल। तो ये इससे किसका फ़ायदा होगा? इससे उत्तर प्रदेश का फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ वीमेन हॉस्टल की बात कही, बिल्कुल, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत बड़ा वो है, क्योंकि हर ज़िले में अगर एक वीमेन हॉस्टल होगा तो वर्किंग वीमेन को अभी तक जो परेशानी होती थी उससे निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ रेलवे कॉरिडोर, ख़ासतौर से बनारस सिलीगुड़ी और बनारस दिल्ली, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कुल मिलाकर हमको ही फ़ायदा होने वाला, उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होने वाला। जो MSME के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई, तो सबसे ज़्यादा MSME तो उत्तर प्रदेश में है। यूपी को OD को विस्तार करने की बात कही गई। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने 15 जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसमें से भी उसका क्या नाम डेवलपमेंट करने की बात कही गई। उसमें सारनाथ है, गौतम बुद्ध जी का स्थान है, महात्मा बुद्ध का, और हस्तिनापुर है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को एक मैसेज जाता है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार की मंशा क्या है। जब से आप वित्त मंत्री बने हैं सर, हर साल जब यूपी का बजट आता है तो रिकॉर्ड तोड़ देता है, पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ देता है। इस बार भी बजट आने वाला है जल्दी ही, क्या लगता है इस बार कितना ऐतिहासिक होगा ये बजट? देखिए, कोशिश ये की जाती है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए जी, और ख़ास तौर से फोकस जो है वो रोज़गार है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि जो हमारी पढ़ाई का सिस्टम है, अगर उसमें कोई विशेष हुनर न हो तब तक उस लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल किया जाए, बिल्कुल, कोई न कोई हुनर उनको सिखाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आप रोज़मर्रा के भी ज़िंदगी में देखते होंगे कि जिसके पास कोई हाथ का कोई कारीगर है, कोई किसी प्रकार का हुनर है, कोई टेक्नोलॉजी जानता है, तो वो खाली नहीं। केवल जो लोग बेरोजगार होने का दावा करते हैं वो केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर उसके साथ में चाहे वो टाइप जानते हों
तो भी खाली नहीं, शॉर्ट हैंड जानते हो तो खाली नहीं, हाथ का कोई काम जानते हो तो खाली तो नहीं। खाली नहीं। तो इसलिए कोशिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल करें। और एक बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। ये 5 लाख रुपए तक का लोन स्टार्टअप बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के और बिना ब्याज के आदमी को दिया जा रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल 1,50,000 का वो उन्होंने लक्ष्य रखा था अभी तक, तो करीब 1.25 लाख लोगों को ये दिया जा चुका। तो एक कि जिसके पास संसाधन नहीं है, केवल हुनर है, तो हुनर की कदर है, हुनर का सम्मान है, हुनर के साथ साथ उनको रोजी रोटी का जरिया मिल रहा है। इस सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी बड़े पैमाने पर लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी, और उसमें महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। हाँ, आप पिछली बार जब आपने बजट पेश किया था तो एक नया रिकॉर्ड बना था, 8 लाख करोड़ पार कर गए थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार 9 लाख के पार चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि 9 साल हो गए सरकार के। देखिए अनुमान आप कुछ भी लगाएं, हाँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी क्षेत्र और सभी वर्ग जी सर, इनका ध्यान रखा जाए, और उसमें फोकल क्षेत्र है, जैसे किसान है, महिला है, हमारा युवा है, इन सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, महिलाओं और देखिए कितना बड़ा फायदा हमारे मोदी जी ने जीएसटी कम करके लोगों को राहत पहुंचाई। जिंदगी भर लोगों ने ये देखा होगा कि टैक्स बढ़ गया, हर साल कोई न कोई बजट आया, टैक्स बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ इतने बड़े पैमाने पर रेट रेशनलाइजेशन के माध्यम से इतना बड़ा फैसला था, और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि लोगों ने उसको मन से स्वीकार भी किया, और हमारा जो जीएसटी है, जो हमारा रेवेन्यू है, उसमें बहुत बड़ा अंतर भी नहीं आया। महिलाओं और युवाओं को ये सही है, कुछ प्रभावित तो हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ा उसमें हमको जी। महिलाओं और युवाओं को आपके बजट से बहुत उम्मीदें रहती हैं, हर बार ये उम्मीदें पूरी भी होती है, इस बार भी फोकस तो रहेगा ही। निश्चित रूप से रहे। योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है 9 सालों की, इसमें देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का ग्रोथ इंजन बना हुआ है यूपी जी। इस बार के बजट में क्या स्टार्टअप नीतियों पर फोकस रहेगी? मैंने कहा ना कि ऐसी कोई चीज जो इनोवेशन के आधार के ऊपर स्टार्टअप में आ सकते हैं लोग, तो उनका तो सदैव सम्मान भी है, उनको उस पर फोकस भी किया जाएगा। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले आप दावोस में थे जी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए के करीब का MOU हस्ताक्षर हुआ जी। आप तो खुद उसके अगुआ रहे, इससे क्या बड़ा बदलाव आने वाला है यूपी में? देखिए उत्तर प्रदेश को लोग एक सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन समझते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब से बेहतर हुई, तब से लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, और हमारी जो पॉलिसीज हैं योगी सरकार की, उसमें पॉलिसीज में इतनी लिक्विडेटिव हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं कि उसमें हर तरह की छूट दी गई। जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं उनको कैपिटल सब्सिडी भी है, बिल्कुल, उनको ब्याज के ऊपर सब्सिडी भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी सब्सिडी है, SGST जो हमारा स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है उस पर भी छूट है, और स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन में भी उनको सब्सिडी है। बिल्कुल। तो हर तरह से इंटरप्रेन्योर्स को आज पॉलिसीज के आधार के ऊपर और एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर के आधार के ऊपर एक स्वाभाविक अनुकूलता लगती है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाए, और उसी के तहत लोगों ने MOU किए हैं। और ख़ास तौर से एक MOU तो बहुत बड़ा हुआ है, लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, जो एक नीदरलैंड की कंपनी ने किया है, AM ग्रीन्स। और मैं समझता हूँ कि ये 1 गीगावाट का एक डाटा सेंटर बनाएंगे, जो हमारे लिए
बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और उत्तर प्रदेश की इकॉनमी उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने में मदद मिलेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जितने भी एमओयू हुए हैं दावोस में, यूपी में रोजगार को बढ़ावा मिलने वाला है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से जो भी, और उनके लिए लगातार जो हमारे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं वो भी इस बात को फॉलो कर रहे हैं लगातार। उन लोगों से कल शाम को भी मेरी बात हुई थी कि उन लोगों से कांटेक्ट करके जिन्होंने एमओयू किया कि वो शीघ्र आएँ और उनको जिस उम्मीद के साथ उन्होंने एमओयू किया है वो उम्मीद हम तैयार हैं हम उसको लिए फैसिलिटेट करने के लिए। हम हर तरह से उन लोगों को स्वागत भी करेंगे। हमारे पास निवेश मित्र भी है, निवेश सारथी भी है, ताकि जो लोग भी आए एंटरप्रेन्योर्स उन लोगों को पूरा सहयोग मिले, किसी प्रकार की परेशानी न हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से एक सिंगल विंडो सिस्टम इवॉल्व कर रखा है, उसके तहत उन लोगों को एक संतुष्टि भी मिले। और जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया उनके अपने रेमिनिसेंस हैं, उनके अपने तजुर्बे हैं, वो अपने तजुर्बा साझा भी करते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया वो लोग अपने जो संस्मरण हैं वो बता सकते हैं कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़े पैमाने पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, आगे फिर होने के लिए तैयार। आपने ग्रीनलैंड की कंपनी का जिक्र किया तो मुझे अखिलेश यादव जी का एक बयान याद आ गया। जब दावोस में आप लोग एमओयू साइन कर रहे थे, यूपी के विकास की गाथा लिख रहे थे, तो यहाँ पे बयानबाजी चल रही थी कि वहाँ जाके इंडिया की कंपनियों से ही एमओयू साइन करने का क्या मतलब है, ये लोग स्विट्जरलैंड घूमने गए हैं। अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया था। नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड की जी। आंध्र प्रदेश में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज लोग यूपी की तरफ आकर्षित इसलिए हो रहे हैं कि योगी सरकार में करनी और कथनी में अंतर नहीं है। हमने पिछले वर्ष यानी 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में लगभग 4000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांटा, जो हमने उनसे उद्योग लगाते वक्त वादा किया था। अच्छा। यह इसका मतलब यह है कि $480 मिलियन ये अपने आप में एक लोगों को जो कमिटमेंट है, लोगों को मॉरल बूस्ट करता है अगर कमिटमेंट पूरा होता है। और लोग इधर आकर्षित होते हैं कि जो उत्तर प्रदेश ने जो कहा वही किया, और लगातार ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। योगी जी अपनी समीक्षा में बराबर इस बात को पूछते हैं कि जिन लोगों से कमिटमेंट किया उनको कहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अगर आपके बारे में बात की जाए तो आप सियासत में एक शख्स से अब शख्सियत की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब आप बन चुके हैं, बढ़ क्या चुके हैं। 9 बार एक ही पार्टी से विधायक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है। क्या फॉर्मूला क्या है सर इसका? लोग जानना चाहते हैं, कई नेता सुनना चाहते हैं, कैमरे पे बताइए जरा। फार्मूला सिर्फ सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ शाहजहानपुर। कभी असुरक्षा, मैं उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हूँ, और हमारी कोशिश यह है कि हर स्तर पर लोगों को न्याय मिले, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद हो, विकास का पहिया घूमे, और उसमें हमको काफ़ी सफलता भी मिली है। और लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके प्रति लोगों का विश्वास। तो अभी तक विश्वास अर्जित किया है। अब कभी ऐसा लगता है कि मतलब हर बार क्या उतनी ही तन्मयता से चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है, या फिर अब लग गया कि नहीं लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे काम करना है, चुनाव लड़ने के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना है? देखिए, यहाँ तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की बात शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये नहीं है कि अगर आज चुनाव है तो आज विशेष है, और चुनाव नहीं है तो अब आराम कर रहे हैं। हर वक्त यहाँ तो एक सी दिनचर्या है, सुबह से और शाम तक केवल। मेरे 1-2 और सवाल है बस। बीजेपी को लेकर बीते कुछ समय से एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि ये पार्टी पहले मुस्लिम विरोधी थी, ऐसा कहा जाता था, अब जातियों को लेकर विरोध है बीजेपी में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप इस तरीके के परसेप्शन को जो डेवलप किया जा रहा है कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए,
सरकार की नीयत और मंशा इस बात से साबित होती है कि जो भी हम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो। मिसाल के तौर पर कोरोना आया तो कोरोना में जो इलाज की व्यवस्था हुई, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो इलाज की व्यवस्था है उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का। बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को आयुष्मान कार्ड मिले। बिल्कुल। जो लोगों को सहायता मिली, सहयोग मिला, जो जिन लोगों को राशन कार्ड के ऊपर भोजन की व्यवस्था हुई, खाद्यान्न राशन की व्यवस्था हुई, तो उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि कौन व्यक्ति किस से पूछा तक नहीं गया कि तुम किस बिरादरी किस जाति के हो। बिल्कुल। तो ये कहना कि जात आधार के ऊपर काम करते हैं ये, लेकिन हाँ जितने भी जो हमारे सेकुलर कहने वाले लोग हैं ये दरअसल इनका कंसेप्शन क्लियर नहीं है। ये केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं और इन्होंने वोट बैंक बनाया। अगर इतने दिनों तक कोई वर्ग विशेष किसी पार्टी के साथ रहे और उसके बाद उसकी जो है वो तरक्की ना हो पाए, उसके अंदर डेवलपमेंट ना हो पाए या वो जो है संपन्न ना हो पाए, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रखा। तो किसकी कमी है? तो किसकी कमी है? सवाल यह है कि हमने जो भी दिया वो सरकारी खजाने से जो भी वो गया उसमें सबको बराबर का हिस्सा मिला। उसमें ये नहीं किया गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी। तो सरकार की मंशा साफ है और उनका नारा भी साफ है कि सबका साथ सबका विकास। और हर तरह से ये कोशिश की गई कि हम मंदिर और मस्जिद में तो हम अपने अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के सामने सब एक है और उसको संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। उसी अधिकार का प्रयोग वो लोग करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। बिल्कुल, बड़ा ही सधा हुआ और सटीक जवाब दिया आपने। एक आखिरी सवाल है मेरा, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, बड़ी अहम ट्रेड डील हुई है, देश के लिए बड़ा ज़रूरी समझा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष स्पष्टीकरण मांग रहा है, कह रहा है कि किसानों के हितों के साथ समझौता हुआ है। आप तो इन सब चीज़ों के माहिर आदमी, आप इस ट्रेड डील को समझ रहे होंगे। देखिए, अमेरिका दुनिया में समय समय के ऊपर अपने पैसे का प्रभुत्व दिखाता है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस मानसिकता से भी लगाया हो, बहरहाल पहले घोषणा की कि ये इतना 50% टैरिफ लगेगा हिंदुस्तान के उत्पादों पर। जाहिर बात है कि जब बाहर कोई चीज़ जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, लोगों की जेब पर उसका बोझ पड़ेगा। तो लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को और उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी इस बात के लिए कि आखिर में आज भी श्री पीयूष गोयल जी का बयान है आज कि किसी प्रकार का किसान का डेयरी या किसान उससे बिल्कुल बाहर है, या 4-5 दिन के अंदर एक मसौदा तैयार होगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा और उसके साथ साथ मार्च के मध्य में वो पूरी तरीके से ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसमें ये लोग जो अफवाह फैलाते हैं इसमें कोई दम नहीं है। भारत के हितों को सुरक्षित रखा गया है पूरी तरीके से। और वैसे भी मोदी जी के जितने कार्यकाल से अब तक शुरू हुआ, जब से उससे आज तक देख लीजिए कि हमेशा नेशनल इंटरेस्ट से कहीं समझौता नहीं किया गया। आप शेरो शायरी के माहिर आदमी हैं, पूरे इंटरव्यू के दौरान आप एक बार भी जिक्र नहीं आया। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। आप ये समझ लीजिए कि ये तरक्की का युग शुरू हो चुका है 2014 से।
लेकिन एक उम्र चाहिए और जिस तेजी से और जिस नियत और मंशा के साथ ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व चल रहा है, वो निश्चित रूप से भारत को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक कल्पना की। विकसित भारत, उनको $5 ट्रिलियन तो जल्दी हो जाएगा। विकसित भारत 2047 तक कहा है, उसमें यूपी और 1 तीसरे- ट्रिलियन डॉलर। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन कहेगा। हम तो 2029-30 में इसको पा लेंगे। बड़े पैमाने पर हमारी GSDP बढ़ी। तो ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये नीति आयोग भारत सरकार का है कि हम 12,75,000 करोड़ से 29,78,000 करोड़ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलते चलते कि आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं, उसमें कुछ एक मैं नाम लूंगा, जो एक शब्द आपके दिमाग में फौरन आएगा बता देना है। योगी आदित्यनाथ। योगी जी इस देश प्रदेश के लिए वरदान है, एक ईमानदारी के प्रतीक है और डेवलपमेंट में पूरी रुचि है। PM मोदी जी। और PM मोदी तो सही माने में एक स्टेट्समैन भी हैं और एक जैसा एक राष्ट्राध्यक्ष को होना चाहिए उससे ज़्यादा गुणवान। मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव ने बहुत मेहनत करके एक पूरा वो खड़ा किया था उन्होंने, अखिलेश यादव। लेकिन हाँ। श्रीमान अखिलेश यादव जो है इस विरासत को ठीक प्रकार से संभाल नहीं पाए। राहुल गांधी। मैं समझता हूँ उनका कोई इम्प्रेशन उनके बात का या उनके विचारों का जनता पर तो कोई पड़ता नहीं है। एक आखिरी नाम है सर, सुरेश कुमार खन्ना। मैं तो एक वर्कर हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी निर्देश देती है वो करते हैं और आगे भी जो पार्टी की मंशा होगी तो जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD यूपी।